दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सबके काफी काम आएगा। वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी उसके बारे में आपको बताएंगे। बीएड के फाइनल वगैरह एग्जाम जिसको भी 2022 में देने हैं उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज पूरा वीडियो देख करके जाना और बताना कि आपको इसमें से कितना समझ में आया है। तो बढ़ते हैं हम जानकारियों की तरफ। हमने सबसे पहले लिखा है बीच में कर्तव्य। कर्तव्य से तात्पर्य है कि जो भी वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच में कर्तव्य वे किसके क्या थे। तो अगर आप यह समझ जाएंगे कि गुरु और शिष्य के बीच में एक दूसरे के प्रति किसके क्या क्या कर्तव्य थे तो काफी कुछ आप जो है वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उससे सीख जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम आवास के बारे में। तो आवास की अगर बात करें तो आवास जो है उपलब्ध कराना यह गुरु का कर्तव्य था कि वो अपने जो छात्र हैं शिष्य हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें, वस्त्र की व्यवस्था करें और स्वास्थ्य उपचार की भी व्यवस्था करें। यानी कोई भी अगर शिष्य बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उन दिनों गुरुकुल में बच्चे रहते थे और गुरुकुल कोई गांव में नहीं बनते थे, ये गांव के कोलाहल से बहुत दूर जंगलों टाइप में जो है स्थापित किए जाते थे जहां पर शांति बनी रहे और ऐसे में यह माहौल शिक्षण के लिए बहुत ही जो है बढ़िया रहता था। तो वहां पर जो है अब अगर कोई छात्र बीमार हो जाएगा तो उसके उपचार की भी जिम्मेदारी किसकी होगी? शिक्षक की ही होगी, यानी गुरुओं की होगी, क्योंकि उन दिनों शिक्षकों को गुरु कहते थे और गुरुकुल प्रणाली जो है तब चलती थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके आपको जो यहां पर पता चल जाएंगी। उधर जो है गुरु का एक और कर्तव्य था कि सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि जो है सब तरह से, यानी शारीरिक रूप से भी विकास करना और बौद्धिक रूप से भी करना। तो सर्वांगीण विकास में पूरा विकास आ जाता है, यानी संपूर्ण विकास। इधर बात करते हैं भाषा की और धर्म की और नीति शास्त्र की। तो इस तरह के कुछ ज्ञान हैं जो बच्चों को यानी शिष्यों को गुरु जो है वैदिक काल में दिया करते थे। वैदिक काल अगर आप देखें तो आज से 4000 वर्ष पहले की शिक्षा व्यवस्था पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पहला ही चैप्टर आपका ये वैदिक काल ही है शिक्षा व्यवस्था के मामले में, जो बीएड में आपको फर्स्ट पेपर देना होगा इसमें। तो यहां पर सह आचरण और चरित्र निर्माण, अब यहां पर अच्छा आचरण बच्चों का हो और उनमें चरित्र का निर्माण हो, यानी उनका चरित्र अच्छा हो, इस चीज का भी कर्तव्य गुरुओं का बहुत ही ज्यादा था। गृहस्थ जीवन में प्रवेश की आज्ञा भी देते थे और मार्गदर्शन भी देते थे कि कैसे जब बच्चा गुरुकुल से विदाई लेता था अपने गृहस्थ जीवन के लिए, यानी शादी ब्याह करके समाज में रहने के लिए, तो वहां पर जाने के लिए यूं कहो कि गांव में रहने के लिए, अपना गृहस्थ जीवन यापन करने के लिए, तो उनको जो है गुरु कुछ उपदेश भी उन दिनों दिया करते थे। अभी उन सब पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ तो ये कर्तव्य हो गए जो गुरुओं के हैं, और इनके अलावा शिष्यों के भी कर्तव्य थे कि जैसे गुरुकुल की और जो है और गुरु जो उनका गृह होता है जहां गुरु रहते तो वैसे पूरा परिसर था गुरुकुल, वहीं पर एक गुरु का भी अलग कमरा टाइप का होता था गुरु गृह, तो उसकी और गुरुकुल की पूरे की सफाई भी छात्र ही किया करते थे। ये सारी व्यवस्थाएं छात्र करते थे और गुरु के स्नान की, पूजा पाठ की और भिक्षा मांगने की और भोजन की ये सारी व्यवस्थाएं शिष्य भी किया करते थे। रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था करते थे और रात्रि में अगर गुरुजी को नींद नहीं आ रही है तो उनके पैर हाथ भी जो है दबाते थे। साथ ही आदेशों का निष्ठा से पालन भी करते थे। जो भी उनके गुरुदेव उनको आदेश देते थे उनका निष्ठा से पालन करते थे। दक्षिणा बाद में देते थे जब जो है वो अपने गृहस्थ जीवन के लिए वापस जाते थे पढ़ाई लिखाई पूरी करके, तो उनके जो गुरु होते थे वो जो है दक्षिणा भी लेते थे। और दक्षिणा ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, जो स्वेच्छा से दी जाती थी, सामर्थ्य के अनुसार दी जाती थी, श्रद्धा अनुसार दी जाती थी। यानी कहे तो जिसको जितना जो है बनता था उतना ही जो अपने गुरु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते थे। इस तरह से बाकी गुरुकुल से जाने के बाद भी जो आदर भाव है, जो सम्मान है गुरु के प्रति, वो शिष्यों के अंदर हमेशा बना रहता था। और जो भी उपदेश देते थे गुरु उनका वो अपना पालन भी किया करते थे अपने आने वाले जीवन में, और मार्गदर्शनों का भी गुरु के पालन ही किया करते थे। तो ये तो कुछ चीजें हैं, कर्तव्य हो गए गुरु और शिष्य के बीच में एक दूसरे के प्रति क्या थे, तो इनको आपने समझा। अब यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। देखिएगा जो है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं पूछा जाता है। मैं देखो बार बार वैदिक कालीन ये नहीं लिखा है हमने, तो आपको समझाने के लिए मैं बोल दूंगा, उसमें टाइम कम लगेगा। तो विशेषताएं जो हैं, आइए विशेषताओं पर एक बार गौर कर लेते हैं। क्या विशेषताएं हैं जो वैदिक कालीन शिक्षा को अपने आप में एक विशेष बनाती हैं? तो विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। देखो जरूरी क्या होता है उसके बारे में जानना, उसके गुण दोष जानना,
विशेषताएं जानना। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनके आधार पर कॉमन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हो, ज्ञान, शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये एक आप जो है नंबर 1 डाल करके ऐसे ऐसे करके आप जो है 10-15 आपको लगभग जो है 15 तक बताएंगे जो विशेषताएं हैं। इनको आप जो है बढ़िया क्वेश्चन अगर आए लॉन्ग में तो आप उसमें डाल करके लिख सकते हैं। तो शिक्षा ज्ञान है। शिक्षा क्या है? शिक्षा ज्ञान है और वह मनुष्य का तीसरा नेत्र है, यह भी जो है माना जाता है। तो यहां पर एक कहावत आप समझिए कि विद्या माता की तरह रक्षा करती है और पिता की तरह सद्मार्ग का पालन करने की प्रेरणा देती है और पत्नी के समान सुख देती है। कौन? शिक्षा। शिक्षा देती है। तो अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की। शिक्षा के उद्देश्य में डॉक्टर अल्तेकर हैं, उनका भी एक कथन है। उनके कथन के अनुसार आपको बताना चाहेंगे, चाहो तो याद कर लो, चाहो तो रट लो, जैसे आप समझो, क्योंकि यह काफी बार पूछा भी जाता है। तो ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र, व्यक्तित्व का विकास और इसके जो है बाद में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रचार प्रसार भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य तथा आदर्श थे। तो यह भी एक उनका कथन ऐसे जो है चलता है। इनके अलावा बात करते हैं प्रणाली की। तो प्रणाली में आता है आपका गुरुकुल प्रणाली। तो जो है वैदिक काल में कौन सी प्रणाली थी? गुरुकुल प्रणाली थी। और जब यह ऑब्जेक्टिव पेपर अगर मान लो कोरोना के चलते 2021 की तरह इस बार भी अगर आ जाए तो आपको वन लाइनर वाले प्रश्न ऐसे ही बनकर के आएंगे। कैसी प्रणाली थी? तो गुरुकुल प्रणाली थी। अब गुरुकुल प्रणाली थी तो आश्रमों में बच्चे वहां पर गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, गांव से काफी दूर होते थे, जंगलों में आश्रम टाइप के बनते थे, कुटिया वाले। अब माता पिता से अलग रह करके जो है गुरु के पास में बच्चा पढ़ाई करता था। इस तरह की प्रणाली तब चलती थी। उपनयन संस्कार देखो होता था। उपनयन संस्कार क्या होता था? मैं आपको अपने ही शब्दों में कम में बताता हूं। शिक्षा का मान लो आरंभ होता था और उसी टाइम पर उपनयन संस्कार कराया जाता था। यानी शिशु अवस्था से आप अगर समझें बाल्यावस्था में प्रवेश के लिए यह एक जो है सूचक टाइप का है। अर्थ अगर आप समझें उपनयन का तो इसका अर्थ होता है शाब्दिक तौर पर कि छात्र को गुरु के समीप ले जाना। तो इसका यही मतलब हुआ। उपनयन संस्कार जब होता था तो बच्चे को उनके माता पिता जो गुरु होते थे उनके समीप ले जाते थे और 8 से जो है यहां पर 14 वर्ष की उम्र में ही जो है यह सब कराया जाता था। 8 से 12 शायद होगा, अभी बताएंगे आगे। तो उसमें यह कराया जाता था। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इधर बात करते 5वीं आप हेडिंग डाल सकते हैं ब्रह्मचर्य की। यानी अविवाहित छात्रों को ही वहां पर प्रवेश मिलता था। तो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि आचरण की शुद्धता और सात्विकता पर भी जो है वहां पर गुरु ध्यान देते थे। तो इन चीजों को लेकर के अपना आप जिस भाषा में लिखना चाहो मोटे मोटे तौर पर लिख सकते हो। जैसे ब्रह्मचर्य, इसमें काफी चीजें लिख सकते हो आप बना करके अपने हिसाब से। तो यहां पर गुरु सेवा आप देखिएगा तो गुरु सेवा भी करनी होती थी। अब गुरु सेवा में आपको पता है गुरु सेवा में विद्यार्थी क्या क्या करता था, यानी शिष्य क्या क्या करता था। और व्यक्ति के लिए शिक्षा थी, यानी व्यक्ति के लिए शिक्षा थी। इसमें भी आप लिख सकते हो ताकि अपने जो जीवन यापन करने के लिए जब बच्चा पढ़ करके या शिष्य पढ़ करके अपने समाज में जाता था तो उसके जीवन यापन के लिए कुछ चीजें ऐसी शिक्षा जो उसके काम आए, उसके भरण पोषण के लिए। तो वहां पर देखो गौशालाएं वगैरह भी होती थी, गौ चराना, ये काम भी गुरुकुलों में होते रहते थे। भिक्षा मांगना भी जो है वहां पर होता था। तो अपने गांव में जाते थे या समाज में जहां लोग रह रहे वहां पे जाते थे और हर एक जो है यहां पर शिष्य जाता था, अपनी बारी बारी से भिक्षा मांगता था और उसी से सब जीवन यापन चलता था उनका पूरा। यानी आश्रमों का खाना पीना सब कुछ और पूरी व्यवस्थाएं, आर्थिक तौर पर जो भी था, वस्त्रों की व्यवस्था करना, सब कुछ भिक्षाटन से चलता था। काफी बड़े बड़े जो धनी थे, राजा थे, ये सब लोग जो दान भी दे दिया करते थे। लेकिन दान दे देते थे, स्वेच्छा से देते थे। इसका कोई नियमित नहीं था कि आज मिला है जो है फिर कम मिलेगा, जब मर्जी आई तब मिला, जब मर्जी आई नहीं मिला। तो ये भिक्षा वाली और ये दान वाली चीजें एक तरह से ये दोषों में भी आने वाले वक्त में आ जाएंगी। तो जब हम इसके दोष पढ़ेंगे तो फिलहाल के लिए व्यक्ति के लिए शिक्षा से तात्पर्य यही है। आप जब हेडिंग डालेंगे इसमें लिखना बना करके कि वहां पर वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ उनको अलग से भी जो है सिखाया जाता था, जिसके तौर पर वो अपने समाज में रहें और अपनी जीविका बना सकें। इधर बात करते हैं भिक्षावृत्ति की। तो भिक्षा मांगते थे, मैंने आपको बताया। तो भिक्षा वाला भी जो है ये चलता है, विद्यार्थी या निश्चित से जाकर के अपना भिक्षा मांगता था। और ऐसा भी नहीं था कि बाकी के जो है समाज वाले उसको गलत नजरिए से देखते थे कि देखो फलाने का लड़का आ गया और ये भिक्षा मांग रहा है। तो ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि हमारा भी बालक कहीं ना कहीं भिक्षा मांग रहा होगा। तो भिक्षा देने वाला जो इनका सिस्टम था वो अच्छा था और कोई गलत
गलत तरीके से समाज में देखता भी नहीं था और हर कोई जो है उनको भिक्षा देता भी था। भले ही उनका बेटा ना हो और फिर भी किसी के सामने जाए तो जरूर घर वाले कुछ ना कुछ भिक्षा के तौर पर देते थे, क्योंकि उनका भी बेटा उनको लगता था कहीं भिक्षा मांग रहा होगा, और ऐसे में जो है ये चीजें चलती रहती थी। और क्योंकि इसी पर यह व्यवस्था पूरी निर्भर थी शिक्षा की, और गुरुओं का सम्मान सबसे ज्यादा था। राजाओं से भी बढ़कर के अगर कोई पूजनीय था तो गुरु ही थे, ये आप याद रखना। राजा भी सम्मान करता था तो गुरु का ही सम्मान करता था सबसे ज्यादा। तो आपको बताना चाहेंगे व्यवहारिकता की अगर बात करें तो व्यवहारिकता में भी यही सारी चीजें आ जाती हैं कि व्यवहार में जो बच्चे थोड़ा अच्छे हो, तो इस बारे में आप जो भी बना करके लिखना चाहें लिख सकते हैं। अवधि आप जो है इसके बारे में भी हेडिंग डाल करके लिख सकते हो। अवधि में जैसे 12 वर्ष की उम्र तक जो है जो लोग पढ़ते थे तो मान लो उनको स्नातक, 24 वर्ष तक की शिक्षा के लिए वसु, 36 तक रुद्र और 48 तक आदित्य, ऐसे कुछ उपाधियां भी उनको मिलती थी। और इनके अलावा बात करते हैं, अभी यहां पर आपको ले चलते हैं जो है 11वें नंबर पर, तो मौखिक शिक्षण के बारे में आपको हम बताएंगे। मौखिक शिक्षण, वहां पर व्यवस्था जो है मौखिक रूप से शिक्षण वाली थी। तो रटाने वाली प्रवृत्ति आप कह सकते हो कि शिक्षक जो है या गुरु बोल सकते हैं। तो गुरु जो है जो भी कहता था वो उच्चारणों को अपना दोहराते रहते थे जो शिष्य, और उन्हीं चीजों को अपना कंठस्थ कर लेते थे और फिर उसका मनन करते रहते थे। यानी रटंत जो है उनकी प्रवृत्ति थी तब उन दिनों। देखो इसका कारण भी ये था कि लेखन कला और मुद्रण कला जो है उस टाइम पर नहीं थी, उसका अभाव था, और इसीलिए मौखिक शिक्षण चलता था। उच्चारण पर यहां पर विशेष बल दिया जाता था कि कोई बच्चा गलत ना पढ़े तो उच्चारण भी बार बार करवाते थे। बच्चा गलत करता था तो उसको रोकते भी टोकते थे। वाद विवाद की भी शिक्षा प्रणाली का वहां पर एक भाग था, यानी वाद विवाद जो अभी आप देख रहे हो तो वहां तर्क वितर्क भी चलते थे और इस पर भी जो काफी बहस होती थी। इस तरह की भी जो शिक्षा व्यवस्था थी। इधर बात करते हैं 12वें की, अग्र शिष्य प्रणाली थी। अग्र शिष्य का मतलब यानी मॉनिटर प्रणाली की अगर हम बात करें तो यहां पर मॉनिटर प्रणाली भी थी। तो यहां पर क्या होता था, जो भी अग्र शिष्य होता था, जो पढ़ने में तेज होता था, बैठने से तात्पर्य नहीं है कि अग्र शिष्य आगे वाली सीट पर बैठेगा तो अग्र शिष्य हो गया, नहीं। मॉनिटर प्रणाली थी, जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था वो शिक्षण कार्य को करता था। जब गुरु नहीं होते थे तो वो अपनी देख रेख में भी बच्चों को पढ़ाता था जो उनसे कमजोर थोड़े हुआ करते थे। तो शिक्षा का माध्यम की अगर बात करें तो वैदिक संस्कृत थी। तो शिक्षा का जो माध्यम है, अगर वैदिक ना लिखा हो, अगर संस्कृत ही लिखा हो, अगर पूछे वैदिक काल में जो है माध्यम क्या था शिक्षा का, तो संस्कृत, तो आप संस्कृत लिखेंगे। इधर बात करते हैं, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। बहुत ही जरूरी पॉइंट है, जैसे पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम कैसा था, परा अपरा दोनों तरह की वहां पर विद्या दी जाती थी। और परा अपरा काफी लोग नहीं जानते हैं, आध्यात्मिक सांसारिक जो है ये शब्द होते हैं। परा यानी पारलौकिक वाले, अपरा अपारलौकिक वाले। तो इससे जुड़ी हुई अभी और बातें बताएंगे। फिलहाल वेद है, विद्या है, वैदिक व्याकरण है, और कल्प राशि गणित है, और जो है दैव विद्या है, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, तर्क विद्या, दर्शन विद्या, निधि विद्या, आचार विद्या, छात्र विद्या, ये विद्याएं दी जाती थी। धार्मिक साहित्य और जो है वेदांग, उपनिषद, दर्शन, रीति, ये सब सिखाए जाते थे। राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, गौपालन, आयुर्वेद, शिल्प, शस्त्र कला, चिकित्सा, ललित कलाएं, तमाम चीजें उन दिनों जो है पढ़ाई जाती थी शिष्यों को। आगे है 15वां, आप डाल सकते हो हेडिंग, विशेषताओं में ही हम विशेषताएं ही बता रहे हैं। शिष्य के कर्तव्य, शिष्य के कर्तव्य भी आप डाल करके बता सकते हो, क्योंकि ये भी एक विशेषता में आ जाएगा। क्योंकि देखो अगर कोई शिष्य अगर मान लो लकड़ी चुनने तब जाता था उन दिनों, ये भी याद रखना, पशु भी चराता था, गौ वगैरह, भिक्षा वगैरह भी मांगता था। ये चीजें जो है इससे क्या अच्छा होता है विद्यार्थी जीवन में, वो ये कि वो अपने आप को थोड़ा निपुण बनाते हैं अपने समाज के लिए, कि हम आगे के जीवन यापन में सक्षम हो जाएंगे। मान लो उनको पता चलता रहता कि आगे जीवन यापन ऐसे करना, इतनी मेहनत लगती है, ऐसे ये किया हमने, वो किया, तो कुछ ना कुछ उनको भौतिक रूप से भी समाज में रहने और सीखने के लिए कुछ जो और चीजें जरूरी होती हैं शिक्षा व्यवस्था के बाद में, उन चीजों का भी थोड़ा अभ्यास होता रहता था। तो गुरु के कर्तव्य भी वहां पर थे, तो गुरु के जो कर्तव्य थे वो भी आप बता देना। लेकिन पर अभी दोषों पर भी हम जो है चर्चा करेंगे, अभी कहीं मत जाना। उद्देश्य की अब बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य में क्या था, स्वास्थ्य का संरक्षण एवं संवर्धन, मैंने हेडिंग डाली है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर और मन, इसका होना जरूरी होता है, और इसीलिए जो है यहां पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो उद्देश्य उनका यह था कि जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था वैदिक काल में ज्यादातर। तो ऐसे में जो है स्वस्थ शरीर और मन का होना जरूरी
जरूरी है। और तो जो है ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें उठना होता था बच्चों को, ये नहीं कि जो है 10 बजे सो करके उठ रहे हैं, ऐसा नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और दैनिक क्रियाएं अपनी करते थे और उसके बाद में फिर व्यायाम करते थे, फिर भोजन करते थे। इन सब चीजों को वो करते थे नियमित तौर पर, ताकि एक स्वस्थ शरीर रहे और स्वस्थ मन भी हो। और आगे देखिए, वासना से दूर रहते थे और जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चीजों से दूर रहते थे। अब इससे दूर रहने का तात्पर्य एक तौर पर यही है कि अगर इससे दूर रहेंगे तभी तो स्वस्थ भी रहेंगे। अगर आप सोचो, अगर आप क्रोध ही करो, अगर आप क्रोधी इंसान बन जाओ, तो अगर आपके अंदर क्रोध होगा जरा सा भी, तो आप मन से और तन से दोनों से स्वस्थ नहीं रह सकते। ये 100% है ये चीजें। अगर आप लोभी भी हैं तब भी आपको जो है मन से शांति नहीं मिलेगी और तब भी आप जो अस्वस्थ ही रहेंगे। ऐसे मोह भी है, अगर घर के पारिवारिक सांसारिक मोया में, अगर जो है मोह माया में आप पड़े रहते से, तो फिर वहां पर जो गुरु सिखाते, तो गुरु के पास इतने दिन तक अकेले कैसे रहते मां बाप को छोड़ करके। उपनयन संस्कार जब होता था तो उसके बाद से गुरु लेकर के चले जाते थे शिष्यों को और अपने पास आश्रम में रखते थे, और जब समापवर्तन जो है उनका संस्कार होता था तो फिर उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए घर को फिर भेजा जाता था। तो आप सोचिए, और ऐसे ही सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, इनका पालन करने के लिए बोला जाता था। अगर कोई सत्य बोलेगा, अहिंसा पर चलेगा और अस्तेय यानी चोरी ना करो, इन चीजों के बारे में सोचेगा, तो यहां पर उसको दिमागी तौर पर भी कोई टेंशन नहीं रहेगी और स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रहेगा दिमाग से भी, तब भी जो है शरीर से भी कुछ ना कुछ स्वस्थ रहेगा, क्योंकि टेंशन, चिंताएं जो होती हैं वो शारीरिक रूप से भी जो है कमजोर करती हैं। तो अब इन चीजों को आप समझिए। दूसरा पॉइंट उद्देश्यों में डाल सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में उसके उद्देश्य क्या क्या थे। सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध और पालन करना। तो देखो, जो सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्य होते हैं उनका पालन करना। सामाजिक से तात्पर्य आप ये लगा सकते हो कि अपने गृहस्थ जीवन में जब वो प्रवेश करते तो उसके लिए वो तैयार होने चाहिए अच्छे तरीके से, और अपनी जीविका चलाने के लिए भी जो सक्षम बनने चाहिए, और इसीलिए आश्रमों में जाते थे और सारी चीजों को करते थे। और इन चीजों के बारे में आप जो जो लिखना चाहो, जैसे लिखना चाहो, अपने अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। जो है संस्कृति का संरक्षण एवं विकास भी, तो इसके बारे में भी। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा, तो ये कुछ उद्देश्य थे जो उन दिनों वैदिक कालीन शिक्षा में जो है शिष्यों को दिए जाते थे, और शिक्षा के ही यानी टोटल उद्देश्य थे। आगे बात करते हैं दोष के बारे में। तो अभी तो आपने गुण देखा और जो है गुरु शिष्य के बीच में अंतर देखा, उद्देश्य देखा, सब कुछ देख लिया। तो आपको कुछ अच्छी चीजें हैं जो पॉजिटिव होंगी, वो आपने जो है एब्जॉर्व की होंगी। अब देखिएगा नेगेटिव क्या है, यानी दोष क्या थे जो और अच्छा कर सकते थे इन चीजों को, उन दिनों की शिक्षा प्रणाली को। तो इसमें सबसे जरूरी क्या था, जो दोष यहां पर लगता है और उसका जो है यहां पर समाधान होना चाहिए था। राज्य का नियंत्रण या उत्तरदायित्व तो नहीं था उन दिनों, तो शिक्षा व्यवस्था पूर्णतया व्यक्तिगत नियंत्रण में थी, जो पूर्णतया गुरुकुलों तक सीमित थी। अतः इसमें जन शिक्षा की अवहेलना होती थी। अब आप सोचो, अगर किसी का अच्छा, मान लो अगर राज्य का नियंत्रण होता, उत्तरदायित्व होता, तो एक आर्थिक रूप से जो पैसे की जो समस्या होती वो नहीं रहती। अब शिष्यों को बेचारों को भी भीख मांगने के लिए, यानी यूं कहें भिक्षाटन के लिए बार बार जाना नहीं पड़ता। अब बच्चा पढ़े या भीख मांगे, या फिर जो है खुद पढ़े या फिर गुरु के जो पैर दबाए, ठीक, या पढ़े या फिर क्या करे, या फिर सफाई करे गुरुकुल की, पढ़े या फिर जो है भोजन की तैयारी करे, पढ़े या फिर अपने वस्त्र धोए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा में उन दिनों बाधक भी थी, और उसकी सबसे बड़ी जो है कमी यही थी कि राज्य का नियंत्रण और उत्तरदायित्व नहीं था शिक्षा व्यवस्था पर, और पूर्णतया से जो है एक व्यक्तिगत रूप से गुरु पर ही सारी शिक्षा निर्भर थी, और एक अकेला कितना अच्छे तरीके से उसका संचालन करता। मान लो आर्थिक अगर तंगी आती, गुरु बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो फिर ऐसी दिक्कतें और आ जाती, तब फिर क्या होता आर्थिक रूप से। तो कुछ सोचिए, और यहां पर इसीलिए ये एक कमी खलती है। अगर राज्य सरकार या फिर यूं कहें उन दिनों राजा महाराज जो भी थे, जिनका भी दायित्व बनता, अगर वो लोग कुछ अपना नियमित तरीके से करते तो ज्यादा बेटर रहता। तो एक ये कमी जैसी है। आय की सुनिश्चित एवं विधिवत व्यवस्था नहीं थी। तो जो आय है यानी स्रोत है धन के, तो उसकी एक सुनिश्चित व्यवस्था नहीं थी विधिवत तरीके से। जैसे कि यद्यपि शिक्षा का व्यय राजा, धनी लोग, भिक्षाटन, गुरु दक्षिणा, इन सब से हो जाता था। जो दक्षिणा भी शिष्य दिया करता था उसमें भी जो जैसा था वैसे ही तो देगा। अब कुछ तो थे जो बेचारे केवल गाय दे देते थे दान में, ठीक। अब हर कोई जो है गाय दे देगा तो बाकी के जो है काम कैसे होंगे, गाय से ही थोड़ी हो जाएंगे। तो अब गाय से होने का तात्पर्य कि गाय मिली, अब उसकी सेवा करो, उसके बाद जो है मान लो दूध हुआ, उसको फिर वो जो बेचते थे, पैसे होते थे जो भी थे, ऐसे
ऐसे वो करके अपना जीवन यापन करते थे और ऐसे ही जो खर्चे चलते थे। वस्त्र लाने हैं और खाने पीने का इंतजाम करना है, भीख मांग के लाए, पता चला मिला नहीं मिला, आगे के लिए क्या करें। तो कुछ ऐसी चीजें थी। तो यहां पर कोई इनका समय निश्चित नहीं था, कोई भीख देगा या राजा भी धनी लोग अगर दान देंगे तो उनका कोई समय निश्चित नहीं था। तो जो है असमंजस वगैरह की स्थिति इसलिए यहां पर बनी रहती थी। तो एक ये भी समस्या थी। शिक्षा की संरचना अमनोवैज्ञानिक थी। प्राथमिक तथा उच्च स्तर की शिक्षा में विभाजित शिक्षा व्यवस्था का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक ढंग से नहीं किया गया था और रटने पर बल दिया जाता था उन दिनों कि रट लो भैया रट लो, कंठस्थ कराते रहते थे गुरु और शिष्य जो रटते ही रहते थे। कठोर अनुशासन व्यवस्था भी वहां पर थी, यह भी ध्यान रखना, कठोर अनुशासन व्यवस्था थी। उठो और ये करो वो करो और जो है यहां पर भिक्षा भी मांगो, ये तमाम बहुत सी चीजें हैं जो काफी लोगों को ठीक नहीं लगती थी। और स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था का यहां पर अभाव था। तो ऐसा नहीं था कि उनके लिए, स्त्रियों के लिए वहां पर रोक लगी थी, ऐसा नहीं था, रोक नहीं लगी थी, लेकिन स्त्री शिक्षा की समुचित शिक्षा का वहां पर अभाव था, यानी कुछ कमियां थी। आप जानते होंगे कुछ विदुषी महिलाएं भी उन दिनों वैदिक काल में हुई हैं और इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें स्त्रियों के लिए बिल्कुल भी वहां पर नहीं थी, वहां पर थी लेकिन उसमें अभाव था। अब धार्मिक शिक्षा पर देखो वहां पर बल ज्यादा था। तो धर्म प्रधान एवं कर्म कांड पर आधारित जो है ये पूरा एक टाइम पीरियड रहा है, जिसे एक वर्ग विशेष के लोगों का ही उस पर एकाधिकार माना जाता था। यानी अब बेचारे गुरु वही सब कुछ करे धरे और मान लो बीमार हो गया, कुछ हो गए और इन चीजों को लेकर के काफी दिक्कतें थी। तो यहां पर अब क्या है, अब आप देख रहे हो केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब अलग अलग से और पूरा विभाग तमाम बन करके आए। तो अभी जो भी आप इसको पढ़ेंगे तो डिटेल से आपको सब सीखना इसी में है। इसके तहत शिक्षा व्यवस्था पहले कैसी थी, फिर कैसी आई, अंग्रेज आए तब कैसी आई, उसके बाद में क्या हुआ, आजादी के बाद में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है। तो उसमें जो भी सुधार हो सकते हैं उनके लिए बार बार जो है प्रयास हो रहे हैं। तो वही सब पढ़ना है बीएड के प्रथम वाले जो पेपर में। तो अब वैदिक कालीन उच्च शिक्षा, अब देखो वैदिक काल में जो उच्च शिक्षा थी उसमें क्या है, तो उच्च शिक्षा का प्रारंभ गुरुकुल कालीन शिक्षा से ही माना जाता है। तो गुरुकुल कालीन जो शिक्षा है वो उसमें उपनयन संस्कार होता है, मैंने कहा सबसे पहले, और उसी टाइम पर जो है गुरु शिष्य को अपने साथ आश्रम ले जाते हैं। तो गुरुकुल में प्रवेश के समय ये जो है होता है। और इसका देखो उपनयन संस्कार, उपनयन का मैंने आपको अर्थ भी बताया था शाब्दिक वाला कि गुरु के समीप ले जाना। अब 8 से 10 वर्ष की उम्र में होता है, मैंने कहा था उम्र आपको बताएंगे, तो 8 से 10 वर्ष की उम्र के बीच में होता है उपनयन संस्कार। और उद्देश्य इसका क्या था, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन, ये सब कुछ वैदिक कालीन उच्च शिक्षा का एक उद्देश्य था। उसकी जो आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास और राष्ट्रीय कर्तव्य जो है उनका पालन करना, ये सारे वहां पर जो है उद्देश्य थे इस शिक्षा के, उच्च शिक्षा के, वैदिक कालीन वाली। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे सामान्य शिक्षा में संस्कृत, व्याकरण, धर्म, नीति शास्त्र आ जाते हैं और विशिष्ट शिक्षा में वैदिक साहित्य के जो ग्रंथ हैं, कर्म कांडों पर जो आधारित चीजें हैं वो, ज्योतिर्विज्ञान है, आयुर्विज्ञान है, सैन्य शिक्षा है, कृषि है, पशुपालन है, कला कौशल है, राजनीति शास्त्र है, भूगर्भ शास्त्र है और प्राणी शास्त्र है। ये सब कुछ आपके विशिष्ट शिक्षा में आ जाते हैं। साथ ही आपको मैंने बताया था परा और अपरा, तो यहां पर ये दो बार जो अपरा अपरा लिख गया है, तो ऊपर वाला जो है परा है। परा जो है यहां पर भौतिक विषयों पर आधारित है और अपरा वो आपका आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है। तो आध्यात्म, अलौकिक जो चीजें होती हैं वो वाली अपरा। तो अब चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे, जैसे अब बात करते हैं उपनयन संस्कार की और समापवर्तन संस्कार की। दोनों में अंतर पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से, तो आइए इस पर एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे उपनयन संस्कार, इसमें क्या क्या होता है, इसको मौजी बंधन संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौजी बंधन संस्कार। 8 से 12 वर्ष की आयु पर उपनयन का शाब्दिक, ये 8 से 12 वर्ष देखो इसमें लिखा है और कहीं पर 8 से 10 वर्ष भी लिखा था, मैंने आपको भी बताया था। तो 8 से 10 या 12 की उम्र में ही ये जो है मनाया जाता है। तो आपको अगर कहीं पर 8 से 10 मिले या 8 से 12 मिले तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि जब अंतर जहां पर लिखे थे तो वहां पर 8 से 12 ही जो है दिया गया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें उपनयन संस्कार की, तो इसके बारे में आपको हम अगले वीडियो में भी लाएंगे और उसमें भी थोड़ा क्लियर कर देंगे। और यहां पर छात्रों को गुरु के समीप ले जाना, ये जो है यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ होता है, संस्कार के समय बालक जो है
कोपीन मेखला तथा दंड धारण करता है। तो कोपीन मेखला दंड धारण जो भी है उनका एक संस्कार टाइप में ये करवाया जाता है, जब जो उपनयन संस्कार होता है तब ये करते हैं। तो यहां पर उन ऐसे बालकों को द्विज कहा जाता था। क्या? द्विज कहते थे जब उनका संस्कार के बाद में, जब उपनयन संस्कार हो जाता था तो बालकों को द्विज कहते थे। संस्कार के अवसर पर आचार्य जो है वो शिशु से जो है यानी शिष्य से पूछता था कि कस्य ब्रह्मचारी असि बालक भवता, अर्थात आपका कहकर गुरु के प्रति समर्पित होता था। तो ये भी चीजें हैं। और आचार्य बालक को व्रतोपदेश देता था। तो यहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी जो है बताया जाता था। ये सारी चीजें हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें समापवर्तन की, तो वो होता था जब आश्रम से विदाई लेते थे अपने गृहस्थ जीवन के लिए बालक, जब पढ़ाई लिखाई उनकी पूरी हो जाती थी, गुरुकुल वाली शिक्षा जब पूरी हो जाती थी तब, तो गृहस्थ जीवन में पुनः लौटने के संस्कार को जो है समावर्तन संस्कार कहते हैं। अर्थ था घर को लौटना, गृहस्थ में प्रवेश करना। 24 वर्ष की आयु पर यह किया जाता था। संस्कार के समय गुरु शिष्य को नए वस्त्र, आभूषण, जूता, पगड़ी, अंजन, छाता ये सबसे जो है सुसज्जित करते थे। और साथ ही इसके उपरांत बालक स्नातक वगैरह भी कहलाता था। तो जब यह हो जाता था समावर्तन संस्कार, तो उसके उपरांत बालक को स्नातक कहा जाता था या स्नातक कहलाता था। इसके और समावर्तन के अवसर पर आचार्य शिष्य जो है उस आचार्य जो है वो शिष्य को मधुपर्क देते थे, तथा स्नातक जो है छात्र विद्या दान देने का व्रत भी लेते थे कि हम जो है विद्या को दान भी करेंगे, यानी औरों तक भी पहुंचाएंगे। साथ ही गुरु जो है विद्यार्थी को समावर्तन उपदेश देते थे और जाओ बेटा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, और इस तरह से उनको सबको सिखाया जाता था। आगे आपको बताते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से आपका ये वैदिक काल में शिक्षा से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। तो आज आपको इस वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं। बाकी आप लोगों से कहना चाहेंगे कि मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी में जिसमें लिखा था कि आप जीके पढ़ना चाहते हैं या बीएड, तो ज्यादातर 94% लोगों ने कहा कि जो है वो जीके ही पढ़ना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो आप लोगों के लिए हम जीके का लाएंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और बेहतरीन से बेहतरीन लाएंगे। कम्युनिटी में तो जो हमने पोस्ट डाली है उनको तो आपने देखा ही होगा, तो लेवल तो आपको पता ही होगा। अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी रखेंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे ताकि आप पढ़ें अच्छे तरीके से और आपको रट भी जाएं। और कोशिश प्रयास यही रहेगा कि आप उसको जो है बस चुपचाप सुनते रहेंगे और हम बहुत अच्छे तरीके से लय में बनाएंगे और आप उसको दोहरा करके भी जो है पढ़ते सुनते चले जाएंगे। कोई भी काम भी करेंगे तब भी